अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जो लास्ट लेक्चर थे आप लोगों ने ज़रूर वो जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे, या उनमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने ज़रूर सॉर्ट आउट किए होंगे, उनको आप लोगों ने देखा होगा। तो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा था कि किस तरह से हम लोग जो है वो रैंडम वेरिएबल बना सकते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से हम लोग रैंडम वेरिएबल जो है वो बनाते हैं। रैंडम वेरिएबल यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बेसिकली हम हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की या सक्सेसिव या फेलियर की, अगर जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं हम उन सब प्रोबेबिलिटीज़ को लिस्ट कर देते हैं एक टेबल में। यानी कि एक ही हमारे टेबल में हमें सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो उस एक्सपेरिमेंट में होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी की मीन फाइंड कर सकते हैं। आप लोग फैमिलियर हैं कि किस तरह से मीन फाइंड करते हैं, मीन का जो टेस्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह से होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है और क्यों यूज होती है और किस तरह से फाइंड की जाती है, हम लोगों ने ये स्टैटिस्टिक्स में सीखा था। लेकिन आज जो के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की मीन कैसे फाइंड करें, एवरेज प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, या प्रोबेबिलिटी में भी अगर वेरिएंस, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी भी जब हम फाइंड करते हैं तो उसकी अगर मीन होगी तो जब एवरेज प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो ऑब्वियसली जब एवरेज में फिर वेरिएंस जो आ जाती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि मीन किस तरह से फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी की और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी, द मीन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल x इज द वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड। आप इसको मीन वैल्यू कह सकते हैं, एवरेज वैल्यू कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड टू ऑकर पर repetition on average. If an experiment is repeated a large number of times, it is denoted by mu and as calculated I. In simple formula, the probability mean can be calculated by sum of all x, where x is your random variable and p of x is its respective probability. और अगर आप सैंपल के लिए कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इसे कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू समटाइम्स इट इज नोटेड एज ई ऑफ एक्स, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, द फार्मूलाज आर सेम, द टेस्ट इज सेम। जस्ट अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कहें तो ई ऑफ एक्स लिख लें, एवरेज कहें तो म्यू लिख लें, मीन कहें तो म्यू लिख लें। तो ये था आपका फार्मूला, बहुत ही आसान है। यानी कि जो भी आपको एक्स मिला है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे तो आपको एवरेज प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.3 में हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 5.4 फ्रॉम द दैट एग्जाम्पल इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। In this table, x represents the number of breakdowns for a machine during given week and p of x is the probability of corresponding values of x. यानी आपको x यानी कि रैंडम वेरिएबल भी गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, और हम लोग सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, मीन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स फाइंड करने हैं, यानी कि एवरेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऑन एवरेज क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो ब्रेकडाउन होगा, मशीन में जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा या नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, रैंडम वेरिएबल गिवन है, नहीं गिवन होता तो शायद हमें डेटा मिला होता, हम रैंडम वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, बहुत आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें एक्स और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आखिर में हम लोगों को ये रिजल्ट्स मिलेंगे और इसको सम कर देंगे। ऑन एवरेज 1.80 इट्स एवरेज प्रोबेबिलिटी, मतलब जो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम जब हमने शुरू में किया था एवरेज ब्रेकडाउन वाला, अगर आपको याद हो 5.4 में, तो ये एवरेज प्रोबेबिलिटी है, मतलब नियर अबाउट दो जो है वो ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटीज है। इस प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट को नजर में रख के राउंड ऑफ कर देंगे 0.18 को 1.80 को, यानी कि 1.80 इज इक्वल टू समहाउ 2। तो दो ब्रेकडाउन जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे एवरेज प्रोबेबिलिटी। सो ऑब्वियसली मीन इज 1.80। आई होप कि आप लोगों को एवरेज
फाइंड करना प्रोबेबिलिटी का समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल सिंपल है। आपको x मिला हुआ है और प्रोबेबिलिटी भी मिली हुई होगी, x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपकी एक्सपेक्टेड या एवरेज या मीन प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है, ये भी बहुत आसान है। आपको सम करना होता है x जो आपको रैंडम वेरिएबल मिला है उसका सम p ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि एवरेज जो आपने मीन वैल्यू फाइंड की है उसका स्क्वायर करने के बाद इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी किसी भी रैंडम वेरिएबल, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कंप्यूटर पार्ट्स दैट आर सप्लाइड टू मेनी कंप्यूटर कंपनीज despite the fact that two quality control inspectors at Buyers Electronics check every part for defective before it is shipped to another company. A few defective parts do pass through these inspection undetected. Let X denote the number of defective computer parts in shipment of 400. The following table gives the probability distribution. आपको probability distribution ये मिली हुई है। ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया, आपको रैंडम वेरिएबल भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम था, ये सारी थ्योरी पढ़ी, लेकिन इसके बाद इस थ्योरी में हमें जो मेन जो फोकस है वो जो गिवन टेबल है उसके ऊपर है। वो टेबल हमें ये मिला हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये टेबल हमें मिल गया। अब हमें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको मीन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम इसकी मीन फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने इसकी मीन फाइंड की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा, इसको मल्टीप्लाई किया, इन सबको सम कर दिया, तो ये हमें एवरेज वैल्यू मिल गई, मीन वैल्यू मिल गई। फार्मूला में अगर आपको याद हो तो x का स्क्वायर था, इस x का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को स्क्वायर किया है और फार्मूला में x स्क्वायर पी एक्स था, तो इस x को इस p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे रख दें, तो ये वाले रिजल्ट्स आपके स्क्वायर के आ गए। इसका मतलब है x स्क्वायर p ऑफ x का रिजल्ट ये है, x p ऑफ x का रिजल्ट ये है। नाउ इट्स सो सिंपल, नाउ सब्स्टिट्यूट इन द फार्मूला। फार्मूला आपके पास अगर आपको याद हो तो x स्क्वायर p ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिजल्ट्स रखेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप सिंपलीफाई करेंगे एंड यू विल गेट 1.24 डिफेक्टिव कंप्यूटर पार्ट्स। तो ये रहा आपका इस प्रॉब्लम का पूरा सलूशन। तो ये बहुत ही आसान था, आई थिंक आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और कंपनी है, इसको भी आप देखिएगा, जो इसमें आपको चीजें गिवन है आप खुद इसको से सॉर्ट आउट कीजिएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू दिस प्रॉब्लम। इसमें भी आपने टेबल बनाया है, टेबल बनाने के बाद आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करनी है। इसमें भी आपने ये देखें मीन और वेरिएंस सॉल्व है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? ये बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि स्प्रेड ऑफ डेटा ही होता है ये भी, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ डेटा होते हैं। 5.4 सेक्शन में आप लोगों को बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये आसान भी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ा मजेदार है। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, the binomial probability distribution and binomial formula using the table binomial probabilities, probability of success and the shape of the binomial distribution, mean and standard deviation of the binomial distribution। इस सेक्शन में ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। Conditions of binomial experiment, a binomial experiment must satisfy the following 4 conditions। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट करने से पहले 4 चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। जो आपके जो आउटपुट्स हैं वो आइडेंटिकल हों, यानी कि जो ट्रायल्स हैं वो आपके आइडेंटिकल्स हों, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज हों, यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे, आइडेंटिकल ट्रायल्स हों, यानी कि जो होने की प्रोबेबिलिटी है ना होने की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ईच ट्रेल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि हर रिजल्ट में सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। The probabilities of the two outcomes remain constant। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहे 10 टास्क हो, चाहे 10,000 ट्रायल हो, चाहे 10 लाख ट्रायल्स हो, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि जो पहले ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है वो 1000वें ट्रायल की प्रोबेबिलिटी भी वही होनी चाहिए। एंड इन द लास्ट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से आपको पता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे। एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
consider the experiment consisting of 10 tosses of a coin. Determine whether or not is a binomial experiment. 10 coins को टॉस कर रहे हैं, क्या ये binomial experiment होगा या नहीं होगा. 4 प्रॉपर्टीज को टेस्ट करेंगे. नंबर 1, there are total 10 trials tosses they are all identical. सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, यानी कि अगर आप पहले कॉइन में सिक्के को टॉस करेंगे तो हेड की प्रॉपर्टी 0.5, टेल की 0.5, दूसरी बार करेंगे तो भी हेड की 0.5, तीसरी बार करेंगे तो भी, चौथी बार, 10वीं बार भी करेंगे तो हेड एंड टेल की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये इवेंट जो है वो आइडेंटिकल है. ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स. ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटकम है, एक हेड है, दूसरा टेल है. तीसरे नंबर पे जो था वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड सक्सेस इज 1/2 एंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2. तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हैं, एक की 1/2 है, दूसरे की भी 1/2 है. द ट्रायल्स टॉसेस आर इंडिपेंडेंट. ऑब्वियसली दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एक्सपेरिमेंट या एलिमेंट नहीं है. Consequently, the experiment consisting of 10 tosses is a binomial experiment. Hence, ये binomial experiment हो गया. एक और एग्जांपल है हमारे पास. 5% of all DVD players manufactured by a large electronic company are defective. 3 DVD players are randomly selected from the production line of this company. The selected DVD players are inspected to determine whether each of them is defective or good. Is this experiment is a binomial experiment? अब आपने ये बताना है कि ये binomial experiment है या नहीं है. सेकंड में आपको मिल जाता है a box contains 20 cell phones and 2 of them are defective. 3 cell phones are randomly selected from this box and inspected to determine whether each of them is good or defective. Is this experiment is a binomial experiment? तो चेक कर लेते हैं. नंबर ए पार्ट 1 को पहले चेक करते हैं. वी चेक वेदर ऑल 4 कंडीशंस ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर सेटिस्फाइड. अगर सेटिस्फाई होंगी तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नहीं होंगी तो हम छोड़ देंगे. नंबर 1, दिस एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल ट्रायल्स. Each trial has 2 outcomes. A DVD player is defective or DVD player is of good. 3 ट्रायल्स हैं क्योंकि हमने 3 जो है वो यहाँ पे करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 आइडेंटिकल ट्रायल्स हैं. हर ट्रायल में आपको या तो गुड मिलेगा या डिफेक्टिव मिलेगा. ओके हो गया. सेकंड, ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स. अ DVD प्लेयर इज डिफेक्टिव और DVD प्लेयर इज गुड. तो सेकंड में हमने हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो DVD प्लेयर गुड होगा या डिफेक्टिव होगा. ऑब्वियसली ये सेकंड भी 2 ही आउटपुट्स हैं. The probability of DVD is defective is 0.5. The probability is good is 9. Obviously गुड होने की probability अगर डिफेक्टिव की 0.5 है और गुड होने की 0.95 होगी. ऑब्वियस है. अब ये कैसे आप निकालेंगे, वो यहाँ से निकलेगी क्योंकि आप 5% ऑफ ऑल DVDs 5% जो हैं वो आपके डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब है 95% गुड होंगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं. ईच ट्रायल DVD इज इंडिपेंडेंट. गुड होने की प्रोबेबिलिटी बैड होने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, दोनों इंडिपेंडेंट है. सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बी को डिस्कस कर लेते हैं. दिस एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल ट्रायल्स. ओके है. ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, गुड और डिफेक्टिव. द प्रोबेबिलिटी P इज दैट अ सेल फोन इज गुड. The probability Q is the cell phone is defective. These 2 probabilities do not remain constant for each selection. They depend on what happened in the previous selection. Because P and Q do not remain constant for each selection, trials are not independent. ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हमने जो है वो 3 को सिलेक्ट करना है. पॉसिबिलिटीज है जब आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो दोनों गुड आ जाए. पॉसिबल है जब आप 2 सिलेक्ट करें तो दोनों बैड आ जाए. पॉसिबल है एक गुड आ जाए एक बैड आ जाए. तो डेफिनेटली इन तीनों ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो अलग अलग होंगी. तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी में हर ड्रा में फर्क आएगा पॉसिबली. सो इसका मतलब है चौथा कंडीशन जो है वो फेल हो रही है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होगा. द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बायनोमियल फार्मूला. अब हम लोग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं. फॉर अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेसेस इन n ट्रायल इज गिवन बाय द बायनोमियल फार्मूला. बायनोमियल फार्मूला आप सबसे पहले ज़हन नशीन कर लें, जो कि इस तरह से है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन x p रेज टू पावर x, यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, एंड q जो है वो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकाल सकते हैं. 1 - p इज इक्वल टू q.
तो यहाँ पे जो n है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं आपके, p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। देखिए बायनोमल में हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने 1000 कॉइन टास्क किए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 हेड्स। इस तरह की प्रोबेबिलिटीज जो है सक्सेसिव इवेंट्स जो है वो आएंगे। इस तरह से नहीं होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है 500 हेड आएंगे 200 टेल्स आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होते। बायनोमल प्रोबेबिलिटी में या तो सक्सेसिव इवेंट्स होंगे सारे के सारे, या तो फेलियर इवेंट्स होंगे। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। और जो इसमें फार्मूला में आपको क्यू नजर आ रहा है, क्यू कुछ भी नहीं है, दैट इज 1 माइनस पी। यानी कि अगर आपको होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस पी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। x द नंबर ऑफ सक्सेस इन x ट्रायल्स, यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, n माइनस एक्स इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। अगर आपके पास यानी कि जो सक्सेसिव इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1000 कॉइन टास्क करता हूं, तो आप कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है 10 हेड आएंगे, तो 10 हेड आएंगे, इसका मतलब है टोटल 1000 कॉइन है, 1000 कॉइन में से 10 माइनस करेंगे, बाकी बचेंगे 990। तो 990 जो है वो फेलियर ट्रायल्स होंगे। तो ये है आपका n माइनस एक्स। चलें जी, एग्जाम्पल से स्टार्ट ले लेते हैं और इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट है। 5% of all DVD players are manufactured by a large electronics company are defective. A quality control inspector randomly selects 3 DVDs players from the production line. What is the probability that exactly one of 3 DVD players is defective? तो इसका मतलब है P जो आपको यहाँ पे गिवन है वो आपको मिला हुआ है यहाँ पे कितना, 5%, मतलब 0.5। और Q यहाँ पे आपको नहीं मिला। Q कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू दैट इज 1 माइनस P, 1 माइनस P, दिस implies that is 0.95। और कितने ट्रायल्स हैं, 5%। एंड टोटल जो हमने ट्रायल्स हैं हमारे पास वो जरा देखिए कितने हैं। जो ट्रायल्स हैं हमारे पास, डिफेक्टिव डीवीडी 5% ऑफ ऑल डीवीडी मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आर डिफेक्टिव, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर रैंडमली 3 डीवीडीज। तो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 3 डीवीडीज कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास सब कुछ गिवन है। और ये इसका ट्री डायग्राम है, ये इसमें आप लोगों को मैंने सिखा चुका हूँ बनाना, ये आप देख लीजिए खुद ही, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो जो डी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड जो है वो 0.95। तो बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि तीनों गुड हों। ये हम वैसे ही बायनोमियल यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम लोग इसको वैसे जिस तरह से हम लास्ट में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आएंगे किस तरह से प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जी एक 3 डीवीडी आपने सेलेक्ट करनी है और फ्रॉम द लाइन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 3 डीवीडी प्लेयर इज डिफेक्टिव। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, डिफेक्टिव टोटल 3 इवेंट्स आपने आपके पास हैं, 3 सिलेक्शंस किस तरह से हो सकती हैं, या तो एक डिफेक्टिव होगी 2 गुड होंगी, या एक गुड होगी 1 डिफेक्टिव 1 गुड, या दोनों गुड 1 डिफेक्टिव। तो तीनों डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास आप 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2 गुड आ रहे हैं, 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ रही है, और फिर यहाँ पे भी 2 गुड हैं 1 डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ रही है, और 2 गुड 1 डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास ये आ रही है। देखिए तीनों प्रोबेबिलिटीज आपके पास सेम आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी 1 डीवीडी प्लेयर इज इन 3 इज डिफेक्टिव, तो तीनों में से एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी देखें ना, यहाँ पे तीनों में एक एक डिफेक्टिव है, ये इन तीनों को हम लोग ऐड कर दें अगर, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लॉन्ग रूट पे चला जाता है, और आप तीनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ही आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ सेकंड। एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 3 हैं जो गिवन है 3। एक्स नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव डीवीडी प्लेयर्स, कितने हैं आपके पास, 1 है। टोटल आपके पास कितने हैं, 3 माइनस 2, यानी कि 3 ट्रायल्स आप कर रहे हैं, 3 में से 2 1 गया, डिफेक्टिव 1 है, तो बाकी कितने बचे आपके पास, फेलियर कितने आएंगे 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 0.5,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है 0.95। अब आप सिंपली फार्मूला में पुट करें 3, टोटल 3 ट्रायल्स कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3, तीनों में से एक चूज कर रहे हैं और 0.5 प्रोबेबिलिटी गुड की है, 0.95 बैड की है। अब सिंपली आप कैलकुलेटर अप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, उस पर लिखेंगे 3 कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन का फार्मूला में आपको बता चुका हूँ, अगर आप मैन्युअली फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस कर लें। सिंपली आप करेंगे 3 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पावर 1, क्योंकि यहाँ पे था एन सी एक्स पी पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स। अगर आपको मैं फार्मूला दोबारा से दिखा दूं तो ये देखें, ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला वहां पे मैं यूज कर रहा हूं और सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखें ये वाले रिजल्ट्स हमारे सेम आ गए। बायनोमियल में आपने सिर्फ एक लाइन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप इसी प्रॉब्लम को जिस तरह से हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था उस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था आपका जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें एन टोटल नंबर नहीं गिवन थे, सिर्फ हमें 3 जो है ट्रायल्स गिवन थे। यानी कि अगर हमें कहता ना कि 10 डीवीडी टोटल है उसकी 5%, तो शायद हम ये प्रॉब्लम और आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था वहां पे। तो इसलिए हम यहाँ पे आसानी से बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और है हमारे पास 5.11 में हमें एग्जाम्पल मिल जाता है। कहता है कि एट द एक्सप्रेस हाउस डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विस टू कस्टमर is the top priority of the management. The company guarantee a refund of all charges if a package is delivering does not arrive at its destination by the specific time. It is known from the past data that despite all efforts, 2% of the package mailed through this company do not arrive at their destination within the specific time. Suppose a corporation mails 10 packages through express house delivery service on a certain day. तो अब हमारे पास क्या है, टोटल 2% जो है वो इनके जितने भी पैकेज ये कंपनी भेजती है 1,000, 10,000, 50,000, लेकिन इसका जितना टोटल है उसके 2% पैकेज जो है वो अपने टाइम पे डिलीवर नहीं होते। इसका मतलब है 0.2 प्रोबेबिलिटी है ना डिलीवर होने की, और अगर 0.2 प्रोबेबिलिटी ना डिलीवर होने की है तो 0.98 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, डिलीवर होने की। टोटल पैकेज ये कितने हैं, 10 हैं। तो अब हम इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 10 पैकेजेस, यानी कि 10 टोटल हैं, 10 में से एक प्रॉब्लम में, दूसरे में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन ऑफ दीज, एट मोस्ट मैक्सिमम एक, ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, यानी कि 0 एंड 1 को ऐड करेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आप इसका डेटा बनाएंगे। n आपको क्लियरली वहां पे n इज इक्वल टू 10, मैंने भी आपको डिस्कशन में बताया। p 0.2 आपको मिला है, q नहीं मिला हुआ था, q हमने 1 माइनस पी करके फाइंड कर लिए, तीनों रिजल्ट फाइंड कर लिए। अब आ जाए फार्मूला में पुट करते हैं। तो जैसे ही आप x इज द नंबर ऑफ सक्सेस 1 और फेलियर के कितने होंगे, ऑब्वियसली 10 माइनस x इज इक्वल टू 9, ऑब्वियस है यहाँ पे 9 आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1, 10 कॉम्बिनेशन 1, 0.2 पे पावर 1 रखेंगे, q पे पावर 9 रखेंगे। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैन्युअली, जिस तरह से ये आपके सामने सॉल्व है। 10 c1 का मतलब है 10 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल, 0.2 0.98 पे पावर 9। ये विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में भी आप लोग जो है कैलकुलेटर जरूर लेके आए अपने साथ। अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो अपने पास एक अच्छा साइंटिफिक कंप्यूटर कैलकुलेटर जो है वो अरेंज कर लें और इन रिजल्ट्स को वेरीफाई ज़रूर किया करें। पॉसिबिलिटीज़ हैं कहीं पे रिटन में, राइटिंग में गलतियां हो जाती हैं, और उनको वेरीफाई करते जाएं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिंपल सा ये रिजल्ट मिल जाएगा प्रॉब्लम नंबर 1 का। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम में हमने क्या करना था, 8 मोस्ट 1। मैंने आपको पहले ही बताया था 8 लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 8 मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, उससे कम कितना होगा, ऑब्वियसली उससे कम 0 ही होगा। तो इसके लिए मैं 0 एटमोस्ट 1 की वजह से यहाँ पे 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा। इसका मतलब है 10 कॉम्बिनेशन 0 की प्रोबेबिलिटी अलग फाइंड करूंगा यहाँ पे, और 10 कॉम्बिनेशन 1 इसकी प्रोबेबिलिटी अलग फाइंड करूंगा। कैलकुलेटर यूज करूंगा फौरन से, यूज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी ये आई, राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी ये आई, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया।
कोई रिसर्च सेंटर है नेशन वाइड टेलीफोन सर्वे कंडक्टेड इन मार्च 74% ऑफ कॉलेज ग्रेजुएटेड सेड दैट कॉलेज प्रोवाइड देम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. Assume that this results holds true for the current population of the college graduates. Let X denote the number in a random sample of 3 college graduates. 74 देखें जो रिजल्ट मिला 3 graduates who hold this opinion. Write the probability distribution of X and draw bar graph for this probability distribution. इसमें हम लोगों ने probability distribution लिखनी है. ठीक हो गया जी. तो टोटल कितने 3 कॉलेज ग्रेजुएट हैं जिनके लिए हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है. तो एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं 3 है, ये गिवन है आपको. और प्रोबेबिलिटी ग्रेजुएट होल्ड्स दैट ओपिनियन 7.74 ये आपको मिला हुआ है होने की और ना होने की. अगर ओपिनियन नहीं है उनका, एक कॉलेज ग्रेजुएट डज नॉट होल्ड द सेड ओपिनियन, तो ऑब्वियसली अगर 0.74 हमें मिली है 92 से माइनस करेंगे दैट विल बी 0.26. तो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम रैंडम वेरिएबल बनाएंगे. टोटल हमारे पास कितने हैं 3 है. यहाँ पे आप चूज करने हैं 3. टोटल ग्रेजुएट इन सैंपल कितने हैं 3 है. तो पॉसिबल है इन तीनों में से किसी का भी ओपिनियन नहीं होगा. रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं x इज इक्वल टू 0, एक ओपिनियन होल्ड कर रहा होगा. पॉसिबल है दोनों ही ओपिनियन होल्ड करें, पॉसिबल है कोई भी ओपिनियन होल्ड ना करे. तो सिंपली फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी 3 कॉम्बिनेशन 0 और 7.74 पे पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0.26 के साथ पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएंगे. और x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 3 कॉम्बिनेशन 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे. और 3 कॉम्बिनेशन 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे. 3 कॉम्बिनेशन 3 सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग सॉल्व करेंगे. आई होप कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर पाएंगे. अगर आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कैलकुलेटर में या किसी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो यू गाइज आर फ्री टू डिस्कस, कोई मसला नहीं है. मैं आप लोगों को फिर ये प्रॉब्लम जो है वो कैलकुलेटर पे भी करके अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर ये कैलकुलेटर पे भी सिखा दूंगा. लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोग जो है वो कैलकुलेटर एटलीस्ट यूज़ कर पाएंगे. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी हम लोगों ने. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टेबल में ऑल प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं. 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड की लिख दी, 1 की कर ली लिख दी, 2 की भी लिख दी हम लोगों ने, और ये 3 की प्रोबेबिलिटी भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी. तो ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम में हमें ग्राफ भी बनाना था तो ग्राफ सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबल है कि हम इसका बार चार्ट बना लें. तो ये बार चार्ट के लिए आप एक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे रैंडम वेरिएबल को रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे आप इसकी प्रोबेबिलिटीज को रखते हैं. ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज रखी हैं और आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. बार चार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से बनता है, बहुत डिटेल के साथ हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में ये ग्राफ्स वगैरह सारे पढ़े हैं. यूजिंग द टेबल ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल इसमें गिवन है स्लाइडों में सी में. द बायनोमियल, अब आपने ये n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 25 लिस्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ x सिलेक्टेड वैल्यूज फॉर p. p की वैल्यूज के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आप लोगों ने. ये टेबल को आप जरा वेरीफाई कीजिएगा. इसमें जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज हैं p की 0.5 पे, 0.10 पे, 20 पे, 0.30 पे, तो ये वैल्यूज आपके पास गिवन है. इस प्रॉब्लम में जिस तरह से आपको मिला हुआ है आप इस प्रॉब्लम को कोशिश कीजिएगा वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा. यहाँ पे 30% है तो मतलब 0.30 की प्रॉबिलिटी पे यहाँ पे है आपके पास. ये एग्जाम्पल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सिंपल है, सॉल्व हुआ है. लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना. 0.30 की प्रॉबिलिटी ये है, अगर 0.20 पे कुछ आएगा तो ये है, 0.10 पे अगर आएगा तो ये प्रॉबिलिटी आप लेंगे, अगर 0.5 पे आपने कुछ चेक करना है तो आप ये लेंगे. तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा. मैं ये सेक्शन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ. द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ p इज इक्वल टू 0.5. ये बात याद रख लें कि जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक से मुराद आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे भी सेम, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम, और जब हम शेप बनाते हैं तो 0.5% एक साइड पे होता है, 0.5 यानी कि 50% एक साइड, 50% दूसरी साइड. तो कोई भी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हो. यानी कि p 0.5 है तो q भी 0.5 होगा. द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यू टू राइट. अब स्क्यूनेस क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. स्क्यू टू राइट
इफ p लेस देन 0.5, अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5 होगी तो स्क्यूड राइट होगा, और अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर होगी तो स्क्यूड लेफ्ट होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के बता सकते हैं कि अगर वो सिमेट्रिक होगी तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, और अगर वो स्क्यूड राइट है तो आप बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.5 होगी, और अगर कोई स्क्यू लेफ्ट है तो आप ये बता सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर है इसमें इवेंट्स की, सक्सेसिव इवेंट्स की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इसमें से ग्राफ बनाएं, बार चार्ट बनाएं तो किस तरह से लगेगा देखिए। तो ये देखिए, ये अगर हम इसमें बार चार्ट बनाते हैं तो ये बार चार्ट जो है वो सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक क्यों बनाए? क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी थी p इज इक्वल टू 0.5 था। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर किसी भी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो वो सिमेट्रिक होगा, ये आप याद कर लें। ये क्वेश्चंस में आपके जो फाइनल एग्जाम में वर्बल एग्जाम होगा वहां से ये, उसमें मैं ये सवाल आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछूंगा। सॉरी। तो अब देखें, मैंने जो प्रोबेबिलिटी ली है, अब जो प्रोबेबिलिटी ली है वो p इज इक्वल टू 0.30, 0.5 से कम है। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस होती है तो राइट स्क्यूड होता है। तो ऑब्वियसली ये देखें, ये राइट स्क्यूड है, इसकी जो टेल है वो राइट साइड पे लंबी है। अगर आपको नजर आ रहा होगा ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगी, तो ये राइट स्क्यूड है। और अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर है फॉर एग्जांपल, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? ऑब्वियसली ये आपकी जो टेल है वो लेफ्ट साइड पे झुकी हुई होगी, तो ये लेफ्ट स्क्यूड होगा। अब स्क्यूनेस को मैं ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसकी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर वाज़ह समझ में आ रही होंगी। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और आप उसकी मीन कैसे फाइंड करें। देखें, एक हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड करना सीखा, प्रोबेबिलिटी में मीन फाइंड करना सीखा आज, और आज ही हम सीख रहे हैं कि आप जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। 4 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे, अगर चारों वेरीफाई हो गई तो वो आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बायनोमियल है तो उसकी अगर आपने मीन फाइंड करनी है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो n गिवन है उसको p के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपको मीन मिल जाएगी। और अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। देखें कितना आसान हो गया। अगर चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल क्यू में, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल सिंपली है, आप इनको सिर्फ अप्लाई करना है और आपने जो है, इतना इसमें कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 2011 टाइम मैगजीन poll American adults were asked, when children today in US grow up, do you think they will be better off or worse off than people are now? Of these adults 52% से वर्स हैं, और इसका मतलब है 52 ने कहा वर्स हैं तो 48% क्या होंगे? उन्होंने कहा होगा नहीं वो ठीक हैं। Assume that this result is true for the current population of US adults. A sample of 50 adults is selected. Let X be the number of adults in the sample who hold the above mentioned opinion. Find mean and the standard deviation of the probability distribution of X. सिंपल हो गया, इसमें आपको सब कुछ गिवन है, पॉपुलेशन साइज भी गिवन है और परसेंटेज भी गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास n जो गिवन है वो 50 है, p आपके पास 0.52 है। अगर 52 है तो q आप खुद फाइंड कर सकते हैं। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना था, सिर्फ फाइंड द मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन के लिए हमने क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक n की वैल्यू चाहिए और दूसरी p की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमें दोनों वैल्यू ही मिली हुई हैं। n इज इक्वल टू 50 है, p इज इक्वल टू 52 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी आ गई एवरेज वैल्यू। और अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, n p q। n मिला था, p मिला था, q हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से p माइनस कर देंगे, यानी कि 0.52 को आप माइनस कर दें और यू विल गेट एज अ q। सिंप्लीफाई हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी।
उसके बाद हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला सेक्शन आप बेशक छोड़ दीजिएगा, 5.5 इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो सेक्शन है ये हम इंशाल्लाह फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये दोनों जो चीज़ें हैं हम लोग जो हैं वो क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 स्लाइडें हैं, तो चले हम लोग पॉइजन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब लिमिटिंग केस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल का। यानी कि अगर आपके पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम हो या 0.05 नहीं 0.05 से कम हो, तो चाहे आपकी मर्जी है आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा लें या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लें, दोनों का रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक लिमिटिंग केस होती है। जब बहुत छोटी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, बिल्कुल छोटी प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.05, आप देखें अंदाजा लगाएं कि 0.05 कितनी पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 या उससे छोटी है तो आप बेहतर है कि आप बायनोमियल को अप्लाई करें, ना करें लेंथी रूट हो जाएगा, आप फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें। अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाइजली थिंक करेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है तो आप पॉइजन को यूज कर लें। तो प्रोबेबिलिटी हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉइजन को, पॉइजन किस तरह से यूज करने हैं और इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले जब पॉइजन की कंडीशंस क्या है, एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए पॉइजन के लिए, तो द ऑकरेंस आर रैंडम वेरिएबल हो, अगर रैंडम वेरिएबल होगा तो उसमें ऑकरेंस रैंडम होगी, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो आपके पास, जिस तरह से हम लोगों ने बायनोमियल में डिस्कस किए। तो फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट ऑकर ऑन एवरेज ऑन हाईवे ड्यूरिंग अ वीक, ये बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी होगी। द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटरिंग इन अ ग्रोसरी स्टोर ड्यूरिंग 1 आवर इंटरवल, ये भी बिल्कुल छोटी सी प्रोबेबिलिटी होगी। द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स सोल्ड एट अ डिपार्टमेंट स्टोर ड्यूरिंग अ गिवन वीक, ये छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज जो हैं, यानी कि यहाँ पे आप बायनोमियल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पॉइजन लगेगा बायनोमियल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर चॉइस ये होती है कि अगर प्रोबेबिलिटीज बहुत छोटी हैं तो आप पॉइजन की तरफ स्विच कर जाएं। पॉइजन में आपको जो फार्मूला मिल जाता है, द फार्मूला फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू पावर एक्स, ये x जो है वो आपकी चॉइस है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा एंड x फैक्टोरियल, एंड दिस लैम्डा बेसिकली इज अ मीन वैल्यू, मीन एवरेज वैल्यू ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन कैसे फाइंड करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी, बहुत सिंपल हो गया, एन और पी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो है वो लैम्डा मिल जाएगा यहाँ पे, where lambda pronounced lambda is the mean number of the occurrence in that interval and the value of e is approximately, e जो है वो irrational constant है आपका, जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हैं, इंटर के में मैथ के बुक में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक के बुक में भी पढ़ते हैं, 2.71828 इसकी फिक्स वैल्यू होती है। On an average, a household received 9.5 telemarketing phone calls per week. Using the Poisson distribution, find the probability that a randomly selected household receives exactly 6 telemarketing phone calls during a given week. तो इसमें आपको दो चीजें मिली हैं, एक 9.5 टेलीमार्क फोन कॉल्स यानी कि टोटल कॉल्स, और एग्जैक्टली 6 मार्केटिंग हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो चलें, यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 6 है, लैम्डा यानी कि ऑन एवरेज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिला होगा ऑन एवरेज, यानी कि लैम्डा आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं गिवन होता तो n और p गिवन होता, कभी आपको लैम्डा गिवन होगा, कभी n और p गिवन होगा। यहाँ पे लैम्डा की जगह हमने रखा 9.5 x, यानी कि यहाँ पे हमने 6 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो x की जगह हमने 6 रखा, e आपका इरेशनल कांस्टेंट है, माइनस लैम्डा यही वाला x फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर लें, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आपके पास ये वाला रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। देखें कितनी आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। यही प्रॉब्लम अगर आप बायनोमियल पे करते तो आप उस पर भी कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर आपको यहाँ पे एवरेज प्रोबेबिलिटी मिली हुई, यहाँ से हम वापस जा सकते हैं बायनोमियल में, यानी कि अगर आपको एवरेज प्रोबेबिलिटी आपको मिली हुई है 9.5, यानी कि मैं यहाँ पे जो बायनोमियल की हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, अगर मैं आपको ये यहाँ पे से वापस बायनोमियल में अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसमें आप कैसे करेंगे,
ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिएगा मैं आपके सामने इसकी सॉर्ट आउट करता हूँ, इसको सेटिंग करता हूँ इसकी। हमारे पास जो मीन है लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो बराबर है इज इक्वल टू एन पी के, एन और पी के। तो एवरेज हमें मिली हुई है, यानी कि लैम्डा हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है, यहाँ पे आपको लैम्डा जो है वो मिला हुआ है आपको 9.5 और आप इसको सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड पे ले जाएं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल और कम है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो एवरेज मिली हुई है प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, यहाँ ही हमें एन गिवन है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मिली हुई होती, यानी कि एन अगर हमें मिला होता, तो हम यहाँ से पी आसानी से फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये नहीं होगा। नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम में मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से ये यूज कर सकते हैं। चले एक और एग्जांपल है, वॉशिंग मशीन इन ब्रेक्स डाउन एन एवरेज ऑफ 3 टाइम्स पर मंथ। मतलब एवरेज आपको मिली हुई है, एक महीने में 3 दफा जो है वो ब्रेक डाउन यानी कि खराब हो जाती है, बंद हो जाती है। यूज द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ दिस मशीन विल हैव एग्जैक्टली 2 ब्रेकडाउन, एग्जैक्टली 2 ब्रेकडाउन, एट मोस्ट 1 ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 2 ब्रेकडाउन यानी कि x इज इक्वल टू 2 और ऑन एवरेज आपको ऑलरेडी मिली हुई है, एवरेज कितनी है 3 टाइम्स, 3 के ऊपर पावर 2 ई रेज टू पावर -3, 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर लें तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और एट मोस्ट 1 के उससे मुराद है कि मैक्सिमम 1, मिनिमम कितना होगा 1 या 0, दोनों को ऐड कर दें। तो x की जगह आप 0 रख दें, दोनों को ऐड कर दें, सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिल जाएंगी। एक और क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको लैम्डा मिला हुआ है x इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन आप खुद देखिएगा और ये वाले क्वेश्चन जो है वो खुद चेक कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम लोग जो है वो डिस्कस जरूर कर लेंगे। यहाँ पे देखें, आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आपको लैम्डा मिला हुआ है और आपने सिंपल जो है एवरेज मिली हुई है और आपने इसकी वेरिएंस फाइंड करनी है। तो इसमें आप जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो मीन होती है वो लैम्डा ऑलरेडी आपको या तो गिवन होती है या आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एनपी, और इसकी जो वेरिएंस है वो सिंपली लैम्डा के बराबर है। इसका लैम्डा का मीन का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पॉइजन की जो है वो वेरिएंस भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस लेक्चर्स को ज़रूर सुनिएगा, सुनने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में है, जितने भी क्वेश्चन इन लेक्चर्स में हैं, वो सारे के सारे आप नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले इस चैप्टर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़।